ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम ये शुरू कर रहे हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पर जाते हैं तो वो आइसोमर्स जिनमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम हैं लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल डिस्कस किया था, एक सिस था एक ट्रांस था, उसमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम होते थे लेकिन वहां दो स्ट्रक्चर एक दूसरे में नॉन इंटरकन्वर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, या तो डबल बॉन्ड आ जाता है या साइक्लिक रिंग आ जाता है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो स्टीरियो आइसोमर्स ही, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। डेफिनेशन हम किस तरह से बताएंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट हम किसको बोलते हैं, और प्लेन पोलराइज लाइट पता चल जाने के बाद फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या, मैं दोबारा से बताता हूं, वो आइसोमर्स जिनमें बॉन्डिंग के पैटर्न सेम हों, एक ही जैसी बॉन्डिंग हो बिल्कुल, लेकिन उनके स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग हों, उसके बावजूद भी वो एक जैसे ना हों, अलग अलग हों, यानी उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हों, बॉन्डिंग सेम होने के बाद भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग सेम रहती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग पैटर्न सेम रहते हैं। हमने किया था भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर मैं बॉन्डिंग पैटर्न देखता हूं सिस कंपाउंड का एंड ट्रांस कंपाउंड का, तो दोनों का बिल्कुल सेम रहते हैं बॉन्डिंग पैटर्न। और ऐसे ही ऑप्टिकल में भी ये ज्योमेट्रिकल सिस है, ये ज्योमेट्रिकल ट्रांस है। एक कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एक कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर ये क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ये वाला, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, बस ओरिएंटेशन अलग है। ये दोनों क्लोरीन एक साइड है, ये दोनों क्लोरीन अलग अलग पोजीशन पर है, ट्रांस पोजीशन पर है, ये सिस पोजीशन पर है। यही स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बेसिक है। स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर की डिटेल में जाने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होती हैं, तो थोड़ा सा हम तेजी के साथ ये थ्योरी इसकी करेंगे। जैसे हमें टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर समझना होता है कि टेट्राहेड्रल क्या है। जो टेट्राहेड्रल हम देखते हैं सबसे पहली बात ये कि वो प्लेनर नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे चल करके हम सुपर इम्पोजिबिलिटी देखेंगे तो थ्री डायमेंशनल देखो। अब थ्री डायमेंशनल इसमें सामने जो लिखा है स्ट्रक्चर ये क्या पता चल रहा है, ये ऐसे पता चलेगा कि हम इसके एंगल देखें 109.5, ये तो ठीक है समझ आ रहा है एंगल 90 से ज्यादा है, लेकिन ये एंगल 109.5 तभी हो सकता है जब ये स्पेस में ये वाला स्पेस में फॉरवर्ड मेरी तरफ आ रहा हो, ये बैकवर्ड हो रहा हो, तभी ये एंगल 109.5 हो सकता है। ये एंगल 109.5 है, ये वाला एंगल 109.5 है, ये एंगल भी 109.5 है। तो 3D स्ट्रक्चर है ये। इस 3D स्ट्रक्चर को हम एक क्यूब में रख करके सोच सकते हैं। इस क्यूब के जो 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हैं, इन 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पर अगर मैं एटम रख दूं, जैसे मुझे मिथेन लिखना है CH4, ये sp3 होता है, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। इस sp3 में मैं कार्बन बिल्कुल बीच में रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं कार्बन, और इन पोजीशन पर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं, इधर H, इधर यहां पर H लिख दें, इधर हाइड्रोजन लिखें, इधर हाइड्रोजन लिखें। अब ये चारों के चारों एक प्लेन में नहीं है, ये चारों इस क्यूब के 8 कॉर्नर में से किसी 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पर हैं। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करना है बस आपको। जब आप 3D स्ट्रक्चर इमेजिन कर लोगे तब आपको सुपर इम्पोजिबिलिटी कायरल कार्बन की थोड़ी सी आसान लगी, एक ये बात है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक टर्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में करेंगे हम, पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए आइसोमेरिज्म छोड़ो कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं कि क्या है। एक होता है प्लेन पोलराइज लाइट, एक होता है ऑर्डिनरी लाइट, एक होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट में दोनों में अंतर है।
जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। लाइट जितने भी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। उनके दो वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है। प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के, मान लो ये लाइट का सोर्स है, ये चल रही है लाइट, इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन होते हैं। इस तरह से वेव जो ऑक्सीलेट कर रही होती है ये परपेंडिकुलर, उसे मैं एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये तो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हो गया, मतलब लाइट यहां से यहां तक चल रही है, इधर स्ट्रेट लाइन में चलती चली जा रही है। और जो ऑक्सीलेशन होते हैं वेव के वो इस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो पूरा का पूरा जैसे अशोक चक्र बन जाता है उस तरह से बन जाएगा, ये पूरा का पूरा चक्र आगे चलेगा। एक वेव नहीं होती ये जो ऑर्डिनरी लाइट में चलती है, ये सिर्फ एक वेव नहीं होती जो परपेंडिकुलर है। ये वेव ठीक है, मैं अगर इसका बिल्कुल एक फेस बना लेता हूं, प्लेन बना लेता हूं, तो ये एक वेव आ गई, ठीक है। लेकिन एक वेव ये भी तो होगी जो परपेंडिकुलर पॉसिबल है, ऐसे भी तो चल सकती है। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये भी तो हम प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मान सकते हैं। मैं इस वाली वेव को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां से मैं रिप्रेजेंट कर सकता। इसको कैसे करूंगा, ऐसे। एक और है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, उन सबको मैं ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। अभी ये ऑर्डिनरी लाइट है, जस्ट समझाने के लिए समझाया, इसका कोई काम नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेर। इससे हम, क्योंकि समझने के लिए हमें प्लेन पोलराइज लाइट समझने के लिए ऑर्डिनरी लाइट समझना जरूरी होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन बताई गई। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, इस वाली लाइट को, ये जो सामने लिखी हुई है, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स के ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, ये एक प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ये वेव एक परपेंडिकुलर, दूसरी एक वेव परपेंडिकुलर ऐसे, तीसरी एक और वेव परपेंडिकुलर। तो ये तो सारा का सारा समझ नहीं आएगा, तो हम इसलिए एरो में लिख रहे हैं, एरो के फॉर्मेट में लिख रहे हैं इसको, ताकि समझ आ जाए वेव। ये सारी वेव का पूरा बंच इकट्ठा प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलता चला जा रहा है। ये ऑर्डिनरी लाइट है, लेकिन हमने इसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करके सिर्फ एक डायरेक्शन की जो ऑक्सीलेशन थे वो आगे निकल पाए, बाकी सारे रुक गए। ये वाली जो लाइट है, फिल्टर होने के बाद एक हमारे पास स्पेशल टाइप का ग्लास होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, कैल्साइट का बना हुआ, नाइकॉल हम उसे नाम देते हैं, नाइकॉल प्रिज्म बोलते हैं। वो वाला ये तिकोना वाला प्रिज्म नहीं, एक सिंपल ग्लास का पीस होता है, नाइकॉल प्रिज्म बोला जाता है इसे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। जब हम इससे ऑर्डिनरी लाइट को पास कर लेते हैं तो सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन में, कोई सा भी एक, उसमें ऑक्सीलेशन रह जाते हैं। ये जो लाइट होती है जिसमें प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन रह जाते हैं, इसको बोलते हैं हम कि ये प्लेन पोलराइज लाइट। ये हमारे काम की है, इसको यूज करते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। ऑर्डिनरी लाइट को अगर यूज कर लेंगे तो हम जज नहीं कर पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हमारा बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें तो सारे पॉसिबल डायरेक्शन, रोटेशन हम जज नहीं कर पाएंगे। अब यहां जब ये फिल्टर हो गई लाइट, मैंने ऑर्डिनरी लाइट इस तरह से लिख ली, ये ऑर्डिनरी लाइट जा रही है, ये प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक वेव हो गई, पूरी वेव नहीं लिख रहा हूं मैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। दूसरी वेव इस तरह से जा रही है ऐसे, उसको मैंने एक एरो से ऐसे लिख दिया। तीसरी वेव इस तरह से जा रही है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ये ऑर्डिनरी लाइट है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, चारों तरफ रोटेशन अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं। अब मैंने इसको फिल्टर किया, नाइकॉल प्रिज्म रखा, सारी रुक गई, बस एक चलती चली गई आगे, कोई सा एक। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इसको प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। जब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को आगे बढ़ाकर किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं, ये कोई एक सॉल्यूशन है, कोई कंपाउंड एक्स इसमें डिसॉल्व है, उस एक्स की प्रॉपर्टी मैं जानना चाहता हूं। प्रॉपर्टी इस वेव के साथ इंटरेक्शन कैसे करती है, वो ये प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं। ये एक्स इस वेव के साथ जो प्लेन पोलराइज लाइट है कैसे बिहेव करता है, इसको देख के ये क्या करता है। तो दो काम हो सकते हैं बस, या तो एक्स कोई कंपाउंड जो डिसॉल्व था, ट्रांसपेरेंट एक ये सोल्यूशन था, जब हमने पास किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि तो लाइट एज इट इज जैसी यहां पर जा रही थी, सीधी सीधी बिना कुछ कहे
यानी इसका इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मैं इस एक्स कंपाउंड को बोलूंगा दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये कुछ नहीं कह रहा है, इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनएक्टिविटी भी काम की है। एक कंपाउंड हो सकता है दुनिया में ऐसा जो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, ठीक है, हम उसे टैग लगा देंगे, उस पर एक लेबल चिपका देंगे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव बिकॉज इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद प्लेन पोलराइज लाइट। ये ऑर्डिनरी से भी नहीं करेगा इंटरेक्शन, लेकिन ऑर्डिनरी का हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तो पहले से ही सारे पॉसिबल डायरेक्शन में है। तो ऑर्डिनरी गुजार के हमें पता क्या चला कि इसने क्या किया। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट नहीं करते हैं या इंटरेक्शन नहीं करते हैं वो बोले जाते हैं कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, अब ऐसा थोड़ी एक्स ही हम तो दूसरा कंपाउंड लेके चेक करेंगे। मैंने प्लेन पोलराइज लाइट बना ली, इससे नाइकॉल प्रिज्म से पास करके, एक नाइकॉल प्रिज्म था, इससे ऑर्डिनरी लाइट को पास किया प्लेन पोलराइज लाइट बना करके, फिर मैंने इसे किसी कंपाउंड बी के साथ पास किया या कंपाउंड वाई के साथ मैंने जब इसको पास किया तो ऑर्डिनरी लाइट से जब मैंने फिल्टर कर लिया तो उसके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये था, ये ऑर्डिनरी लाइट आ रही थी, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जब ये इससे पास हुई, पास होने के बाद ये रोटेट कर गई किसी एक एंगल से। ये इसकी पुरानी पोजीशन थी, पुरानी पोजीशन यहां थी, ये थी, जब ये इससे पास नहीं हुई थी तब यहां थी, ऐसे आ रही थी। लेकिन जब मैंने इस सोल्यूशन से पास किया, वाई के कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करने पर ये कोई एंगल थीटा बनाते हुए रोटेट कर गई, तब मैं इस कंपाउंड को बोलूंगा कि ये कंपाउंड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इस वाई को मैं टैग लगा दूंगा, लेबल लगा दूंगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। नेचर में दो टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं, कंपाउंड बोल रहा हूं मैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। दो टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, एक हो सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते, प्लेन पोलराइज लाइट से इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं। जब प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होगी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं रोटेशन की, क्लॉक वाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉक रोटेशन हो। इस बेस पर मैं इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड Y को दो नाम दूंगा, एक नाम दूंगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी D है, एक नाम दूंगा कि मैं लेवो रोटेटरी L है। अगर एंटी क्लॉक रोटेशन कर रही है, ये कंपाउंड कर रहा है एंटी क्लॉक रोटेशन इस प्लेन पोलराइज लाइट का, तब मैं इसे बोलूंगा ऑप्टिकल एक्टिव तो है ये बिल्कुल, लेकिन ये लेवो रोटेटरी है। लेवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा रहा है, इधर घड़ी चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर यही कंपाउंड दूसरा कोई है, Y डैश है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तब मैं इस कंपाउंड को बोलूंगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। और ये ऑप्टिकल एक्टिव किस तरीके का ऑप्टिकल एक्टिव है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये हो गया कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो टाइप के हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। तो अभी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं की आपसे, बाद में जब आएगा तब सोचना उसे। अभी तो ये इस फेज में जितना मैंने बताया, अभी आपको सिर्फ ये पता चल जाना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लो बस आप इसकी जस्ट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू नाइकॉल प्रिज्म, इट हैज ऑल इट्स ऑक्सिलेशन इन द सेम प्लेन, बस एक प्लेन में ये सबको करके एक प्लेन में ले आती है। इसको हम बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, नाम दे दिया हमने इसको पीपीएल, आगे फ्यूचर में हम इसे पीपीएल बोलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये पीपीएल ही हमारे काम की होती है। कुछ कंपाउंड रोटेट कर देते हैं पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को। अगर हम उसका सोल्यूशन बनाएं, सोल्यूशन इसलिए बनाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंट रहे ना, तभी तो लाइट उससे पास हो पाएगी। लाइट अगर पास हो ही नहीं पा रही है, फिर हम उसे दूसरी तरफ निकल करके ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये जो सोल्यूशन है। इन कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड। अब ये ऑर्डिनरी लाइट को पास करके मैंने नाइकॉल प्रिज्म से एक पीपीएल बनाया। ये प्लेन पोलराइज लाइट शो की गई है। प्लेन पोलराइज लाइट किस तरीके की है? ये ऑक्सीलेशन बस एक डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये क्यूब इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको प्लेन पता चल जाए कि कौन से प्लेन में ये व्हाइट वाली जो लाइन है यहां से यहां तक जो जा रही है, ये प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, और ये ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, ये आगे बढ़ती चली जा रही है लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट को शो किया गया है। और अगर हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती तो वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में होती, तो उसको हम यहां पर दिखाई नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। एक तो बात ये हो गई। अब ये जो पूरा सेटअप है जो एक पोलैरीमीटर में होता है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी लाइट ली मैंने, नंबर 1 ऑर्डिनरी लाइट ली, लैंप जला दिया, ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में, ये नंबर 2 पर देखो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। लेकिन हमने एक 3 नंबर पर नाइकॉल प्रिज्म रखा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। इसका काम क्या है? सबको एक दिशा में कर देगा ये। अब ये 4 नंबर क्या हो गया? पीपीएल हो गया। ये प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पास कर दिया किसी एक कंपाउंड से, सॉल्यूशन से। ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव था, इसने क्या किया? इसको रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तब ये किसी एक एंगल से रोटेट हो गई है। ये इंस्ट्रूमेंट हमने मेजर करने के लिए, इस एंगल को मेजर करने के लिए हमने कुछ, और हमें कैसे पता चलेगा? कुछ हम रखेंगे, सेटिंग करेंगे, इसे घुमाएंगे, इंटेंसिटी लाइट की चेक करेंगे, जो भी होगा वो इंस्ट्रूमेंट का काम है। हमने इसके एंगल को बता दिया। पहले जो आ रही थी लाइट, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी। रोटेशन होने के बाद ये प्रोपेगेशन का डायरेक्शन था, ये रोटेट होके अब यहां पर हो गई। ये ओरिजिनल स्टेट इसकी हुआ करती थी पहले। अब जिस एंगल से ये रोटेट हो गई है, थीटा एंगल से, उसे बोला जाएगा कि ये एंगल ऑफ रोटेशन है। ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, या जो भी कुछ आप इसे बोल दो, अल्फा बीटा गामा, वॉट एवर यू वांट टू से, ये एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है किसी एक कंपाउंड। ये एक एंगल ऑफ रोटेशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको पता चल गई होगी। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम पोलैरीमीटर। इसको नाम दिया जाता है पोलैरीमीटर, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना है। जो प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रोटेट हुई है, वो ऑप्टिकल रोटेशन कितना है। वेल, दो टाइप के कंपाउंड मैंने आपको बताया। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी से डिनोट करते हैं। डी मतलब क्लॉकवाइज जो रोटेशन करती है। प्लस से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज किया था तो प्लस ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेट करता है। एक कैपिटल डी होता है, देखो ध्यान रखना इस बात का, दैट इज डिफरेंट। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड वो एक अलग चीज है। कैपिटल डी नहीं लिखना है, यहां स्मॉल डी लिखना होगा आपको। या तो स्मॉल डी लिखो या प्लस लिखो। इसका मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। लेवोरोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं? एल बोले जाएंगे, या माइनस से हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। जो एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे हम उन्हें लेवोरोटेटरी कंपाउंड बोल रहे होते हैं। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए नहीं है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन 0 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन अगर प्लस में है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस में है तो लेवोरोटेटरी। एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन। अच्छा, ये तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। ये जो हमने एंगल घुमाया, ये प्लेन पोलराइज लाइट जा रही थी, रास्ते में हमने सोल्यूशन रख दिया, सोल्यूशन रखने पर ये रोटेट हो गई। ये ओरिजिनल स्टेट थी पहले इसकी, ये वाली ओरिजिनल स्टेट हुआ करती थी, इतना ये रोटेट हो गई, तो इसको मैं बोलता हूं कि एंगल ऑफ रोटेशन है। इसको थीटा बोल दो या जो भी बोलना चाहो आप बोल दिया। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। ये फंक्शन है बहुत सारी चीजों का। मतलब ये डिपेंड करता है इस कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करेगा ना। ये एक्स है तो एंगल कितना बन रहा है? कोई 45 बनाएगा कंपाउंड, दूसरा ले लिया आपने तो वो 50 बनाएगा, कोई तीसरा कंपाउंड ले लिया तो उसने 90 डिग्री रोटेशन कर दिया। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और
उनमें से एक है नेचर ऑफ कंपाउंड। दूसरा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है यहां, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कंपाउंड तो एक्स ही लिया, आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया, मैंने 0.1 मोलर ले लिया, तो इस लाइट के कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स आए वो तो कम कॉन्सेंट्रेशन में कम मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आए, इंटरेक्शन कम होगा। तो ये एंगल कितना ज्यादा रोटेट होगा ये डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर भी। तीसरी बात, हमने कॉन्सेंट्रेशन भी सेम लिया, कंपाउंड भी सेम लिया, लेकिन आपने ट्यूब 1 सेंटीमीटर की ली, ये मैंने ट्यूब 4 सेंटीमीटर की ले ली। तो जब लाइट ट्रेवल करेगी ज्यादा मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में ट्रेवल करेगी, यहां कम मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में ट्रेवल करेगी। तो ये एक तीसरी और बात पर डिपेंड करता है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ सेल बोलते हैं हम इसे, ट्यूब बोल दो, सेल अगर समझ नहीं आ रहा है तो सेल का मतलब ट्यूब, जिसमें हम वो रखते हैं सॉल्यूशन, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। और भी चीजों पर डिपेंड करता है। जो लैंप रखा है हमने ऑर्डिनरी लाइट के लिए, इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये उस पर भी डिपेंड करता है, लैम्डा पर भी। हमें इसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमेशा, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये सेम फ्रीक्वेंसी का या सेम वेवलेंथ का लेंगे हम। ऐसा नहीं कि आपने किसी और लैंप से एक्सपेरिमेंट किया, मैंने किसी और लैंप से एक्सपेरिमेंट कर दिया। टेम्परेचर एक मैटर करता है, ये टेम्परेचर आपने मान लो 0 डिग्री पे कर दिया, मैंने टेम्परेचर ज्यादा रखा, मॉलिक्यूल के मोशन अलग अलग थे, इंटरेक्शन अलग अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोशन बढ़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये थीटा एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। हमें सबको कांस्टेंट करना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। थीटा को अगर मैं बिल्कुल फिक्स करना चाहता हूं तो मुझे सेल की लेंथ हमेशा कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, यानी यूनिट लेंथ लेनी पड़ेगी। कांस्टेंट का मतलब आप यूनिट लेंथ ले लो, यानी जो भी आपको दी गई है उसे डिवाइड कर दो थीटा को, यूनिट लेंथ तो तभी होगी। और कॉन्सेंट्रेशन मुझे हमेशा एक फिक्स लेना पड़ेगा, यानी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ये वेवलेंथ मुझे फिक्स लेनी पड़ेगी। टेम्परेचर मुझे हमेशा रूम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो बस ये एक चीज का फंक्शन रह गया, और वो है नेचर ऑफ कंपाउंड का। फिर एक कंपाउंड के लिए एक कांस्टेंट आ गई वैल्यू। अगर मैं कहता हूं ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अब मैं एंगल ऑफ रोटेशन नाम नहीं दूंगा, मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया ना। स्पेसिफिक कैसे किया मैंने? सेल लेंथ को कांस्टेंट करके, यानी यूनिट करके, कंसंट्रेशन को यूनिट करके, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ को यूनिट करके, टेम्परेचर फिक्स करके। अब वेरिएबल क्या रह गया? बस कंपाउंड। दैट मींस एक कंपाउंड के लिए ये थीटा आप कांस्टेंट हो गया, तो अब मैं इसे एंगल ऑफ रोटेशन ना कहकर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कहता हूं। ये डेटा हमारे काम का होता है। जो आपको कभी भी डेटा दिया जाता है कि जैसे आपने म्यूटा रोटेशन में पढ़ा होगा ग्लूकोज में, जब हम म्यूटा रोटेशन करते हैं, म्यूटा रोटेशन में वैल्यू एक फिक्स आती है, +52 आती है, तो वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू है। एंगल ऑफ रोटेशन तो बहुत सारी चीजों का फंक्शन है, वो जरा सी कोई चीज चेंज करोगे तो एकदम से चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो एंगल ऑफ रोटेशन एक अलग चीज है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन किसी गिवन मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने सारी चीजों को फिक्स कर रखा है, सारी चीजें हम वेरी नहीं करने दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की मैं बात कर रहा हूं कि क्या होता है। इसको हम यूजुअली जो डिनोट करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। थीटा तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ये लैम्डा ऊपर लिख दिया, टी लिख दिया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, लैम्डा इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये, बाकी कोई ये स्क्वायर या सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए दिया है कि ये हमने कांस्टेंट मान के रख रखा है। स्पेसिफिक रोटेशन इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड इन 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर। यूनिट कितनी ली गई है? वो 1 डेसीमीटर ट्यूब लेंथ लेनी पड़ेगी। 10 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंगे हम हमेशा, और 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन लिया करेंगे। और ये एक लैंप तो हमेशा एक ही टाइप का लैंप लिया जाएगा, टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर ही रखना है। तब जो वैल्यू आएगी एंगल ऑफ रोटेशन की, दैट एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन।
यानी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। भाई अगर मैं 1 ग्राम पर एम एल का इसकी यूनिट चेंज करें तो मुझे सारे जितने, मान लो 5 ग्राम दिया तो मैं डिवाइड कर दूं 5 से, तो पर ग्राम आ जाएगा ना। और अगर मुझे यहां पर दिया हुआ है, सपोज करते हैं ये ट्यूब जो दी है कितनी भी दी है, तो मैं उसे करने के लिए डिवाइडेड बाय जो भी हमें यूनिट इसका नंबर दिया गया है उससे कर देंगे। तो अगर यूनिट में डेसीमीटर में रखता हूं तो पर डेसीमीटर आ जाएगा। तो थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, लेंथ ऑफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय सेल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसकी यूनिट फिक्स करनी है। आप ग्राम पर लीटर ले लोगे, मैं ग्राम पर एमएल ले लूंगा, तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर गड़बड़ आ जाएगी। यूनिट हमेशा हमें डेसीमीटर में रखनी है, ग्राम पर एमएल में रखनी है। तो ये सारी चीजें हैं। ये ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उस पोलैरिमीटर में, वो डिग्री कितनी आई ये आ गई। सी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में हो गया। पाथ लेंथ या ट्यूब की लेंथ हो गई डेसीमीटर में, ये टेम्परेचर हो गया, और ये हो जाएगा हमारा वेव लेंथ। तो ये डेफिनेशन कई बार स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पर आने की पॉसिबिलिटी है। डेफिनेशन ना भी आए तो आप ये डेटा यूज करते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बात। वेल, आगे चलते हैं हम। इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई ना भाई, हमने ये डिस्कस किया कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये काम तो इंस्ट्रूमेंट बता सकता है। जब तक मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट ना हो, उस कंपाउंड को मैं रख करके चेक ना करूं, तब तक मुझे क्या पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। यहां से थ्योरी शुरू हो जाती है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमें कुछ थ्योरी से इसे रिलेट करना है, ताकि हमें बीच में इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े। हम कंपाउंड को देख करके कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, बता सकते हैं देख करके। हाँ, उसका एंगल ऑफ रोटेशन नहीं बता सकते। अब हमें क्या पता कि 45 होगा या 46 डिग्री होगा या -25 डिग्री होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम कंपाउंड को देख करके ये बता पाएंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, एक टर्म होता है कायरलिटी। तो ये कुछ चीजें आपको ये जानने के लिए पढ़नी पड़ रही हैं ताकि हम मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकें। एक टर्म होता है एसिमेट्री। एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक है, अब हमें कैसे पता चलेगा एसिमेट्रिक है? उसके लिए यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, कायरलिटी। कायरल मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल मैं कैसे जानूंगा? कायरल मॉलिक्यूल जानने के लिए उस मॉलिक्यूल का जो आपको चेक करने के लिए दिया गया कि आप ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, आप उसका एक मिरर इमेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये कई बार थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, मिरर इमेज ड्रॉ करना आसान नहीं होता है, इन्वर्टेड बनाना होता है। जैसे मैंने ये लिखा, बी लिखा, ये तो आसान है, आप मिरर इमेज ऐसे लिख दोगे। सी लिखा, मिरर इमेज ऐसे लिखोगे। लेकिन एक 3D मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, तो अब आपको इसका यहां मिरर इमेज लिखना है। मिरर इमेज लिखोगे तो सी के सामने सी, ये हो गया ऊपर वैलेंसी, ये बैकवर्ड आ रही है वैलेंसी, तो बैकवर्ड, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है। ये फॉरवर्ड आ रही है तो फॉरवर्ड ही शो होगी। ये पेपर के प्लेन में है तो ये मिरर इमेज में, अगर मैं ये ए लिखता हूं तो यहाँ पर ए आएगा, इधर बी लिखा तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ सी डिफरेंट ग्रुप है, सी ग्रुप है, यहाँ पर डी लिखा तो यहाँ पर डी लिखना होगा। ये मिरर इमेज बना है। इसमें आपने इधर उधर कर दिया, बी इधर लिख दिया सपोज करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो बड़ा एक कायरल कार्बन ही लिखा है, लेकिन जब मॉलिक्यूल में 6 7 8 कार्बन है तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है लिखना, मिरर इमेज सोचना। वहां तक हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उस चीजों को और हम सिंप्लीफाई करके काम चला सकते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम क्यों जानना चाहते हैं कायरलिटी, व्हाट इज कायरलिटी, से पहले उसका मकसद पता होना जरूरी है। हम इसलिए जानना चाहते हैं कायरलिटी ताकि मॉलिक्यूल पता चल जाए कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा,
कायरलिटी मतलब एसिमेट्री, एक ही सी बात है। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कायरलिटी ऑफ कार्बन अलग अलग चीजें हैं। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल लिया, उसका मिरर इमेज बनाया और उसको मिरर इमेज पर सुपर इंपोज करके देखा। ये नई कहानी शुरू हो गई, नई बात आ गई है। सुपर इंपोजिशन क्या चीज है? सुपर इंपोजिशन ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लो कोई चीज है दुनिया में, एक चीज एक के ऊपर दूसरी चीज रखना सुपर इंपोजिशन नहीं है। एक डब्बा है, बॉक्स है सपोज करते हैं एक, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया, दिस इज नॉट सुपर इंपोजिशन। एक गलतफहमी रहती है दिमाग में, नाम से ही ये पता चलता है कि ये सुपर इंपोज कर दिया। नहीं, ये सुपर इंपोज नहीं है। सुपर इंपोजिशन का अनफॉर्चुनेटली कोई एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि ये एग्जाम्पल। उसके लिए भूतों की दुनिया में जाना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। चलो मैं बन जाता हूं, आपको अगर डर लगता है तो भूत से। मैं मान लो यहां पर खड़ा हूं, बढ़िया से बनाऊंगा फोटो, मिरर इमेज बना दिया, एज इट इज मिरर इमेज बनाया। अगर ये कोई भी दुनिया की चीज ऑब्जेक्ट यहां पर है और जो मैंने मिरर इमेज बनाया, उस मिरर इमेज को बाहर बुला लिया कि भाई आजा थोड़ी देर के लिए बात करते हैं बैठ के तेरे से। अब मैं जो हूं दो हो गए, मैं हूं और एक और मेरे जैसा मैं है, वो है, मैं नहीं हूं वो तो वो है। अब ये दो सुपर इंपोज एक दूसरे पर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ये यहां खड़ा हो और ये धीरे धीरे इसके साथ ऊपर आकर के रखा जाए, तो ये पहले वाला डिसअपियर हो जाए, पूरी तरह से गायब हो जाए। ऊपर कंधे पे चढ़ के नहीं बैठेगा कि सुपर इंपोज हो गया, जैसे हमने डब्बा रख दिया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दिया। सुपर इंपोजिबिलिटी का मतलब एक फुटबॉल सोचो, बॉल सोचो, एक बॉल है, एक और बॉल है। अब ये किसी एक ऐसे मटेरियल की बनी हुई है कि मैं इसके आर पार कुछ भी चला सकता हूं। अपना हाथ मैं यहां पर ले जाऊं, जैसे फिल्मों में वो कभी भूत वाला दिखाते हैं कि आपने हाथ ऐसे किया तो पार निकल गया, लेकिन ये दिख रही है फिर भी, ये इमेजिनरी है। मैंने अगर इसको उठा करके इसके ऊपर यहां ला करके इसकी जगह पर रखा, तो ये पहले वाली बिल्कुल ऐसे फिक्स हो गई कि ये डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, और ये एक ही बची। ये है सुपर इंपोजिशन। सुपर इंपोजिशन का मतलब आइडेंटिकलिटी, एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल हैं। ये दोनों डब्बे आइडेंटिकल ना भी हैं तो भी एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। ये सुपर इंपोजिशन नहीं है। सुपर इंपोजिबिलिटी क्यों चेक करना चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं क्या वो जो इसका मिरर इमेज है, क्या वो आइडेंटिकल है या वो अलग है। ये सोच अगर आपके दिमाग में है कि मिरर इमेज हमेशा एक जैसे होते हैं, तो ये गलत सोच है। मिरर इमेज अलग अलग भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये भी गलत सोच है कि मिरर इमेज हमेशा अपोजिट होता है, इन्वर्टेड होता है। नहीं, अगर मैं 1 का मिरर इमेज बनाऊंगा तो 1 बनेगा, जब मैं 2 का बनाऊंगा तो ये 2 का कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ये गलत बन गया, बना नहीं। अगर मैं 3 का बनाता हूं तो ये 3 का मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा। अब मुझे सुपर इंपोजिशन देखना है। अब क्वेश्चन आता है सुपर इंपोजिशन करने के लिए क्या मैं एज इट इज उठा करके, तो एज इट इज नहीं, जैसे भी आपकी मर्जी है, घुमाओ इसे, उल्टा कर दो इसे, सीधा कर दो इसको, कैसे भी रोटेट कर दो, बस हमारा टारगेट है कि सुपर इंपोजिशन करना है। मॉलिक्यूल सुपर इंपोजिबल माने जाते हैं अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दे, पहले वाले को गायब कर दे। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जब वो 100% आइडेंटिकल होंगे, एक ही जैसे होंगे दोनों। अगर अलग अलग होंगे वो मॉलिक्यूल, तब सुपर इंपोजिशन नहीं हो पाएगा। दो मिरर इमेज एक दूसरे के अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब मैं काम की बात बता रहा हूं। अगर मिरर इमेज सेम है, दैट मीन्स वो सुपर इंपोज 100% हो जाएंगे
ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो नॉन कायरल ऑब्जेक्ट है। नॉन कायरल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज ऑब्जेक्ट पर सुपर इंपोज हो जाता है, वो कहलाएगा कि ये कायरल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कायरल नहीं होगा। दूसरी बात, वो ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज ऑब्जेक्ट पर, यानी दो में रिलेशन ऑब्जेक्ट में ऐसा है कि वो मिरर इमेज है, सुपर इंपोज नहीं हो सकता। हम चाहें तो अगर सुपर इंपोजिशन करना चाहें तो वो सुपर इंपोज नहीं हो पाता, यानी एक की जगह दूसरा नहीं ले सकता। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको डेली लाइफ से, तो बात क्लियर हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट अगर अपने मिरर इमेज ऑब्जेक्ट पर सुपर इंपोज नहीं हो पाता है, तब वो बोला जाएगा कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट अगर मॉलिक्यूल है तो कायरल मॉलिक्यूल बोल दो, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। ऑब्जेक्ट है तो कायरल ऑब्जेक्ट बोल दो। दुनिया के सब कायरल मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये छोटी सी बात है बस जो आपको समझनी है, की पॉइंट है, ये चाबी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। यहां हमें पोलैरिमीटर को कर दिया हमने एक तरफ, अब जरूरत नहीं है हमें एंगल ऑफ रोटेशन के मैग्नीट्यूड का नहीं पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करने वाला मॉलिक्यूल है या एंटी क्लॉक रोटेशन करने वाला मॉलिक्यूल है। हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। कब ऑप्टिकल एक्टिव है? कोई मॉलिक्यूल दुनिया का अगर अपने मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर सुपर इंपोज हो जाता है तब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। कोई मॉलिक्यूल अगर अपने मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर सुपर इंपोज नहीं हो पाता है, तब वो मॉलिक्यूल यानी नॉन सुपर इंपोजिबल रहता है, तब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। कायरल मॉलिक्यूल है तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमें पता कैसे चलेगा? नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन इट्स मिरर इमेज से पता चलेगा। इससे हम जज कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। अब उसी आदमी पर आ जाते हैं जिसका अभी हमने मिरर इमेज बनाया था। ये एक आदमी है, मैं ही हूं, चलो आदमी क्या, इसको हमने मिरर इमेज में देखा, हमने इसे बाहर बुला लिया था। वो जो कई सारे भूत वाले सीरियल और मूवीज होती हैं उसमें से शीशे में से इसे बाहर निकाल के बुला लिया, यहां बिठा लिया, इसको सुपर इंपोज करके देखा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या सुपर इंपोज ये हो जाएगा? तो यहां तक आई होप की बात समझ आ गई आपको। जो डिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक या कायरल मॉलिक्यूल हैं वो सब कायरल मॉलिक्यूल हैं, और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव हैं, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, लेवो रोटेटरी हैं, ये बात हमें पोलैरिमीटर के बिना नहीं पता चल पाएगी। अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज हो जाता है तब वो नॉन कायरल या ए कायरल कहलाएगा या सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन कायरल कहलाएगा या ए कायरल कहलाएगा या सिमेट्रिक कहलाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। सुपर इंपोजिबिलिटी, जैसे मैं ये रखता हूं, इसको उठाकर इसको छोड़ो, ये चेक करो, ये हमें एक कार्बन दिया। अब हम आ गए मॉलिक्यूल पर, क्योंकि हमें कहानी जो है मॉलिक्यूल के साथ बनानी है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनानी। लेफ्ट पांव का जूता और राइट पांव का जूता नहीं चलेगा। यहां तो मॉलिक्यूल है, मैंने एक ऐसा लिखा जिसमें एक कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये न्यूक्लियोफाइल Cl है, ये A है, ये B है, ये C है। और सुपर इंपोजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, ये मैंने इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया। मिरर इमेज जब मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं मिरर इमेज नहीं है ये, सॉरी, जब मैं यहां मिरर लिखूंगा तो न्यूक्लियोफाइल के सामने तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। जस्ट सुपर इंपोजिबिलिटी बताने के लिए कि सुपर इंपोजिबिलिटी क्या है, मैं इसे पूरे को उठाकर
अगर यहां माइग्रेट करके शिफ्ट करके रख देता हूं तो कार्बन के ऊपर ये कार्बन आ जाएगा, इस NU के नीचे NU आ जाएगा, C सामने है, इसमें भी C सामने है, ये आ जाएगा, B के सामने B आ जाएगा, A के सामने A आ जाएगा। तो ये सुपर इंपोजिबल है और आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेज है ही नहीं। बोथ स्ट्रक्चर्स आर सुपर इंपोजिबल टू ईच अदर। जब मैं यहां उठा करके रखूंगा इसे तो ये आगे पहुंच गया, अगर आगे ये ना पहुंचता तो ये कार्बन यहां इस कार्बन के ऊपर आता, ये NU के ऊपर आता, A के ऊपर आता। ये थोड़ा सा स्लाइड की सेटिंग में गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सुपर इंपोज नहीं हो पाया, अदरवाइज ये सुपर इंपोजिबल है। लेकिन अगर ये तो परफेक्ट देखने में ही लग रहा है नॉन सुपर इंपोजिबल होंगे, देखने में ही जब अलग अलग लग रहे हैं, ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो नॉन सुपर इंपोजिबल ही रहेंगे। नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब ये नहीं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, मिरर इमेज होना जरूरी है। नॉन सुपर ऐसा नहीं है दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है, मैं बोलने लगूं मैं कार के साथ सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करूंगा, भाई मिरर इमेज से कही गई है सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करने को, एंड द मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ऐसा थोड़ी है, फिर तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जिस पर नॉन सुपर इंपोजिबल हो रहा है। तो सिर्फ सुपर इंपोजिबिलिटी या नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी याद नहीं रखना है, सुपर इंपोजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज। तो वेल, अब ये जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, कार्बन है, ये कलर अलग अलग इसलिए शो किए गए हैं ताकि ग्रुप अलग अलग आ जाएं। ये अगर A ग्रुप है तो A ही होगा, ये B ग्रुप है तो B होगा, C ग्रुप है तो C होगा, ये D है तो D होगा। आप इसे रखो एक दूसरे के ऊपर रख करके इसके बारे में बताओ क्या ये सुपर इंपोजिबल है, कैसे भी, वॉट एवर, रोटेट करके, बिना रोटेशन किए, किसी भी तरह से, क्या ये सुपर इंपोजिशन हो रहा है, ये आप मुझे जल्दी से आंसर बताओ। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें खास बात क्या है कि सारे ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, ये इनको मैं A B C D या कलर ही अलग अलग हैं। अब मैं सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करना चाहता हूं, इसको मैंने 1 मान के यहीं रख लिया, सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया, ये सेकंड मॉलिक्यूल को आप कहते हो कि 180 रोटेट कर दें हम, अगर तो 180 रोटेट करें तो ये ब्लैक वाला तो वहीं बीच में ही रहेगा, ये A बोल रहा हूं मैं, ये A रहा, A अगर ये है तो ये भी A है, अगर ये B है ये B है, तो ये C है तो C रहेगा, ये D है तो ये D रहेगा। डिफरेंट ग्रुप, 180 रोटेट किया तो D इधर आ गया, ठीक है, D के ऊपर D आ गया, A के ऊपर A आ गया। लेकिन जब मैं इसे 180 रोटेट करता हूं तो ये B तो फॉरवर्ड आ जाना चाहिए, रोटेट होके यहां फॉरवर्ड आएगा ना, और ये C बैकवर्ड हो जाएगा, ये आ गया मेरा C बैकवर्ड, और ये D आ गया, B आ गया सॉरी, फॉरवर्ड। ये है मॉलिक्यूल, ये सेकंड को रोटेट का रिजल्ट मतलब सेकंड ही है ये। अब इस सेकंड को इसके ऊपर करना है मुझे, D के ऊपर D हो गया, ठीक है, A के ऊपर A हो गया, ठीक है, कार्बन के ऊपर कार्बन हो गया, ठीक है, लेकिन B के ऊपर तो C आ रहा है, ये सुपर इंपोज नहीं हुआ। क्या बात पता चली? अब ये तो ABCD लेकर के किए हैं, अगर कभी भी दुनिया में कोई ऐसा कार्बन दिखेगा जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे आपको, तो यही वाली थ्योरी तो अप्लाई करोगे। कभी भी अगर एक कार्बन ऐसा मिल गया जिसमें सिंगल कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, तो आप उस पर टैग चिपका दो कि दिस मॉलिक्यूल इज 100% ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजिबल है। लेकिन ये बात हमने सिर्फ एक कायरल कार्बन के लिए प्रूव की, ऐसा नहीं है कि एक के लिए लग गई तो दो के लिए भी लग जाएगी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए लग जाएगी। हर एक के बाद हर एक की अपनी अपनी प्रूफ करके उसके रिजल्ट निकाल करके हम रखते रहेंगे, फिर उसे फ्यूचर में हम अप्लाई कर लेंगे। इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है सिंपल काम, कि हमें सुपर इंपोजिबिलिटी आगे फ्यूचर में देखने की जरूरत नहीं। कभी मैं आपको अगर एक कंपाउंड लिख करके दूंगा कि 2-क्लोरोब्यूटेन है, तो आप ये सारा तामझाम थोड़ी ही करोगे। 2-क्लोरोब्यूटेन में एक कार्बन पर इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, इथाइल। तो अब आप इसे चेक करो, ये बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रहा है। एक बी ग्रुप है, ए ग्रुप है, सी है, डी है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो मुझे क्या जरूरत है, ये काम तो मैं पहले करके, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने देख लिया था
कि अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं और वो नेसेसरीली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इससे रिजेंबल कर रहा है, तो ये बात, अब मुझे सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि एक कायरल कार्बन है तो ये डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है और इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक 1 और एक इसका मिरर इमेज 2। ये बात आपको समझने की जरूरत है, बस मेन है ये बात। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का फायदा हमने निकाल लिया। कायरल कार्बन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में थोड़े ये आसान हो जाती है, सिंगल कायरल कार्बन के लिए ये बड़ा आसान है चेक करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में कभी एक कायरल कार्बन देखो तो उसे बोलो कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कैसे भी रोटेशन करके, बिना रोटेशन के ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो 2 चीजें हो गई, कायरलिटी ऑफ कार्बन एक अलग चीज है, लेकिन कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या मतलब? कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का, इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज देन इट इज कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। व्हाट इज कायरलिटी ऑफ कार्बन? इफ ए कार्बन हैव 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड विद इट, अब 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो डेफिनेटली ये टेट्राहेड्रल होगा, अल्काइन एल्कीन नहीं हो सकता ना। कभी आप कल को बोलने लगो कि एल्कीन कायरल हो गया। 4 डिफरेंट ग्रुप अगर हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये टेट्राहेड्रल ही होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। तो कायरलिटी ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया? कायरलिटी ऑफ कार्बन मतलब जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें उस कार्बन को कायरल कार्बन डिक्लेयर करना चाहिए। और अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया? कि ये मॉलिक्यूल जरूर कायरल है एंड ऑप्टिकल एक्टिव है। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। तो कायरलिटी ऑफ कार्बन का रिलेशन कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल से है। ये बात आपको जज करनी है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम देखो, 1 2 3 4। अगर मान लो IUPAC लिखने में ही अटक रहे हो फिर तो बहुत दूर है, इसका मतलब है दिल्ली। यहाँ थोड़ा सा सही से चीजों के बेसिक्स क्लियर होने जरूरी होते हैं, तब हम चीजों को प्रॉपर समझ पाते हैं। 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन में ये कार्बन जिसपे स्टार लगा दिया ये कायरल है, तो ये वैसा ही तो मॉलिक्यूल है जो अभी लिखा था, यही तो है ये 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसा ही तो है। एक जामनी हो गया, एक पीला हो गया, एक हरा हो गया, एक रेडिश हो गया, कुछ थोड़ा बहुत। ठीक हो गई बात? तो वैसे ही 4 डिफरेंट होने का मतलब ही तो हो गया, ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो गए, तो वही है मॉलिक्यूल, यानी इसका मिरर इमेज डिफरेंट है इससे, फर्स्ट एंड सेकंड आर डिफरेंट। हम नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हमें क्या पता कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवो है फर्स्ट। लेकिन अगर हमें कोई बता दे और सही बताए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो अब मैं इसके मिरर इमेज के बारे में बता सकता हूं कि ये 100% लेवो रोटेटरी होगा। मॉलिक्यूल को देख करके आप डेक्स्ट्रो लेवो नहीं बता सकते, लेकिन अगर मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमेशा, अगर एक डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज लेवो रोटेटरी ही होगा। ये बात काम आएगी आगे। एक मॉलिक्यूल अगर डी है तो उसका मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो लेवो रोटेटरी होना चाहिए। इस कार्बन को आप नाम दोगे कायरल कार्बन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो काम आती हैं। अब हमें सारी अपनी ताकत पहले इस बात पर लगानी है कि कायरल कार्बन कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं ये सिंपल करके अभी आपको, इसमें कायरल कार्बन की संख्या आपको बतानी है। Cl है या Br हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड C, तीसरा, जल्दी से सॉल्व करते रहो, इसको नोट करते रहो, सॉल्व करते रहो। कायरल कार्बन की संख्या बतानी है, कितने हैं हर एक मॉलिक्यूल में। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन ये आ जाता है।
जल्दी सॉल्व करके बताओ इसको। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताना, कायरल कार्बन। तो पहले वाले में देखो, एक ये वाला कायरल कार्बन है, एक Cl लगा है, एक ये, एक हाइड्रोजन ग्रुप है इसके साथ। ये 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए ना अगर आप देखते हो। एक तो आ गया मेरे पास ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप, ये ग्रीन वाला कायरल हो गया। दूसरा एक और कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसको कायरल क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इस पर जो ग्रुप लगे हैं, एक Br लगा है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन है यहां जो मैंने लिखा नहीं है, और एक ये पूरा ग्रुप है रेड। 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं पहले में। दूसरे वाले में ये कार्बन लगेगा गलती से किसी को, लेकिन इससे मिथाइल मिथाइल तो दोनों सेम है, तो 0 आंसर है दूसरे का, 0 कायरल कार्बन एटम्स। तीसरे वाले में ये तो नहीं है कायरल, क्योंकि 2 मिथाइल सेम लग गए इस पर, तो ये भी नहीं है कायरल क्योंकि 2 मिथाइल सेम ग्रुप लग गए। लेकिन यहां अगर इस कार्बन पर, जिस पर एक मिथाइल लगा है, एक हाइड्रोजन हो गया, हम चेक करते हैं इस कार्बन को, एक ग्रुप ये पूरा है, एक ग्रुप ये पूरा है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, कार्बन बढ़ गया ना इसमें एक, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, तो यही कार्बन कायरल है जो बीच में मैंने ग्रीन कर दिया। फोर्थ में भी कार्बन ये कायरल है, क्योंकि एक डबल बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्डेड, एक ट्रिपल बॉन्डेड, एक हाइड्रोजन, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कायरल है। ये कार्बन कायरल यहां चेक करेंगे तो 2 आएंगे। इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन पर ग्रुप लगे हैं टोटल 4, एक डबल बॉन्ड, एक प्रोपाइल ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है जो हमने लिख नहीं रखा है, तो कायरल हो गया। ऐसे ही एक कायरल और है इसमें, इस कार्बन को ध्यान दो, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये पूरा एक ग्रुप डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, और एक हाइड्रोजन है इस पर। 2 कायरल कार्बन होंगे इस 5वें नंबर में। ये आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन कितने हैं फर्स्ट में, तो कायरल कार्बन बोलोगे आप इसमें 0, कोई कार्बन ऐसा नहीं है। अब अगर 0 कायरल कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। अभी तक क्या सीखा हमने कि अगर एक कायरल कार्बन आ गया तो फिर मॉलिक्यूल के बारे में हम बताएंगे कि वो जरूर कायरल है, लेकिन कायरल इसमें तो कार्बन है ही नहीं, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। कहां है देखो ध्यान से, यहां पर H लगा है, H लगा है, तो डबल बॉन्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता कायरल कार्बन, 4 चाहिए, तो 4 तो है ही नहीं इस पे ग्रुप, 2 H यहां पर लगे हुए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते CH2 CH2, तो 0 कार्बन कायरल है, मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। यहां चेक करते हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान दोगे तो एक कार्बन कायरल निकलेगा, ये कार्बन पर एक हाइड्रोजन जो हमने लिखा नहीं, एक ये CH3, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, इधर लगा हुआ है CH2 और इधर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड C। सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये कायरल कार्बन एक है, और जिसमें एक कायरल कार्बन होता है वो मॉलिक्यूल जरूर कायरल होता है, ये बात तो पता ही है। मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, और अगर एक कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल में तो वो जरूर अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। वो बात अभी कलर वाले उस मॉलिक्यूल से हम प्रूव कर चुके, 4 अलग अलग कलर के एटम्स लगे हुए थे, यानी डिफरेंट एटम, सिंगल कायरल कार्बन मॉलिक्यूल नेसेसरीली कायरल। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी अब आ जाता है, जो मैंने हटा दिया क्वेश्चन, ये आ भी जाता है, दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल बिकॉज इट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें देखो,
इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, जीरो कायरल। क्योंकि इस कार्बन पर ये मिथाइल जिस पर लगा है ये तो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड तो हो ही नहीं सकता कभी कायरल कार्बन। और ये CH2 है, 2 H है, CH2 CH2 CH2, कोई कायरल कार्बन इसमें नहीं आया। और ये तो वैसे ही बेचारा सीधा सच्चा मॉलिक्यूल जिसमें कोई, ये तो हो ही नहीं सकता डबल बॉन्डेड है, यहां CH2, जीरो कायरल। इस तरीके से ये हो सकते हैं। अब मैं फिर दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, ये एक और आ गया, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इस कार्बन को देखो, ये कायरल आएगा। एक कार्बन पर H है जो नहीं लिखा हमने, ये CH3 है, एक CH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, चारों ये ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। दिस इज सेड टू बी कायरल। एक कायरल कार्बन मतलब मॉलिक्यूल इज कायरल। ये हमारा आंसर होगा। अब मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आपको क्वेश्चन में बस सिर्फ ये बताना है, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये 4 मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन की संख्या बतानी है आपको। सॉल्व करो जल्दी से और आंसर करो मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम चेक करते हैं, इस कार्बन को देखो, इससे एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है CH2, एक ये ग्रुप लगा हुआ है CH3 अलग है। तो ये कार्बन जो निकला ये कायरल निकला। दूसरा एक और कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कंसीडर करो, इस कार्बन को, एक CH3 लगा है, एक H जो हमने लिखा नहीं, एक ये CH2 और एक ये ऊपर जो ग्रुप है ये तो डिफरेंट है। तो ये 2 कायरल कार्बन हैं इसके अंदर। दिमाग में स्ट्रक्चर की पिक्चर होनी चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इस कार्बन पर जब कंसीडरेशन करोगे तो एक Br, एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H और एक ये CHCl, चारों अलग अलग हैं भाई। एक तो ये हो गया कायरल। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा जब चेक करेंगे तो एक Cl, एक CH2, एक CHBr और एक H, दूसरा कायरल ये है। तो 2 आंसर होगा इसमें। इसको चेक करते हैं। इस कार्बन में पहले यहां से शुरुआत करते हैं। एक कार्बन को चेक करें, इस पर CH3 लगा है, H लगा है, एक H लगा है, ये जो मैंने लिखा, एक ये CH2 है, ये वाला आगे भी है ये, लेकिन यहीं से डिफरेंस मिल गया हमें। और इस साइड अगर मैं आता हूं तो ये क्या है, ये C एंड C, ये CH2 से तो अलग है ना, ये तो कायरल हो गया यहीं पर। एक तो कायरल ये हो गया हमारा। हम अब दूसरे कायरल की तलाश करते हैं। इस कार्बन पर एक H लगा है, एक ये लगा है CH3, ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप इस ग्रुप से तो डिफरेंट ही है ना। एक ये C डबल बॉन्ड C लगा है, ये अलग है, कायरल है बिल्कुल, कोई नहीं मना कर सकता। 2 कायरल हो गए। तीसरा भी ढूंढने की कर लो कोशिश। कोशिश तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक इंसान जिंदा है तब तक कोशिश करते ही रहना चाहिए। कैसे? इस कार्बन पर एक ये ग्रुप, एक ग्रुप ये ऊपर अलग है, ये तो अलग है, ये अलग है, ये तो CH2 है ना, सिंपल। ये C डबल बॉन्ड हो है, डिफरेंट है। एक और ग्रुप है जो हाइड्रोजन है, तो एक कायरल तो ये भी है।
तो हमारा आंसर 3 है, और कोई नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता डबल बॉन्डेड। तो यहाँ तो 2H लगे हुए हैं, इसे सोचना ही बेकार है। यहाँ 2H लगे हुए हैं, इस कार्बन पर तो कोई चांस नहीं है कायरल होने का। तो आंसर 3 है कायरल। कार्बन पे आ जाती है प्रॉब्लम, मॉलिक्यूल दे देते हैं, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर। ये बड़ी कॉमन सी पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि CH2 ग्रुप लगा हुआ है। हम इसमें चेक करें, अगर इस कार्बन को चेक करो, एक ग्रुप लग गया, ये डबल बॉन्डेड है ग्रुप, यहां एक H लगा है, एक CH2 है, और एक ये ग्रुप अलग है। ये ग्रुप कौन सा है? CH, C एंड C। ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों ग्रुप अलग है। एक कायरल कार्बन मैंने यहां लिख दिया। नंबर 1 मिल गया। तो चलो दूसरा देखें। इस कार्बन को कंसीडर करो, बड़ी लॉजिकल सी बात है। इस कार्बन पर एक H है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन आगे भी तो देखना चाहिए हमें। यहां बढ़ेंगे तो C डबल बॉन्ड हो, इधर तो C डबल बॉन्ड हो नहीं है। भाई ऐसे थोड़ी ही कह दोगे, देखो इस कार्बन को देखो, Cl है, CH2, CH2 CH3 है, यहां CH2 CH3 है एंड H है। तो इसे तो कायरल बताओगे भाई आप, या बस इसे देख के कि इस पर CH2 लगा है और इस पर CH2 लगा है देख के छोड़ दोगे कि दोनों आइडेंटिकल हो गए? नहीं, कायरल है। पूरा ग्रुप चेक करना है यहां तक, पूरे ग्रुप में कार्बन अलग, इधर कार्बन अलग। ऐसे यहां ठीक है, ये दोनों सेम मिल गए हमें, लेकिन आगे चल के डिफरेंस है, आगे चल के डिफरेंस है। तो ये ग्रुप इधर और इधर अलग अलग हैं, और इधर ग्रुप अलग है, इधर भी देखने में लग रहा है सेम, लेकिन इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर ये C डबल बॉन्ड O वाला आ रहा है। तो एक कायरल ये भी है। दो कायरल मिल गए। तीसरे वाला कायरल देखो, इस कार्बन पर एक CH2 ग्रुप, ये भी बिल्कुल क्लियर कट कायरल है, C डबल बॉन्ड O अलग है, H ग्रुप एक अलग है, ये वाला ग्रुप एक अलग है। तो तीसरा कायरल ये है। चौथा भी देखेंगे बिल्कुल। चौथा जब कायरल कार्बन देखना शुरू करोगे तो यहां मिलेगा बिल्कुल, ये कार्बन पर एक H है और एक ग्रुप लगा हुआ है मेरे पास C डबल बॉन्ड C। ये ग्रुप अलग है बिल्कुल, ये वाला ग्रुप अलग है, कायरल है। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए तो पांचवा भी तलाश कर ही लें, तो क्या दिक्कत है। ये वाला देखते हैं। नाइट्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, एक ग्रुप तो वही हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH2 ग्रुप हो गया, और एक ये ग्रुप हो गया। ये चारों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 कायरल एटम्स आर प्रेजेंट। 5 कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा ऐसी प्रॉब्लम। जब कोई साइक्लिक रिंग इस तरीके के होते हैं तो केयरफुली, शुरू में थोड़ा टाइम है अगर आप लोगों के पास, तो आप इसे कार्बन वाले फॉर्मेट में लिख लो, जैसे आप करके लिखते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे ऐसे करके लिख लो H&H, फिर दिख जाएगा क्लियर कट। ये तो क्योंकि बॉन्ड लाइन में लिखा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। कायरल कार्बन की संख्या अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ, सिर्फ कायरल कार्बन की तलाश करनी है। ढूंढो, तलाश ही है, जीवन का नाम ही तलाश है, तो करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कैसे देखने हैं। एक टर्म आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें हमें देखना होता है कि डेफिनेशन एनेंटियोमर्स की क्या है। जो भी मिरर इमेज आइसोमर्स हैं, दो आइसोमर्स ऐसे हैं। भाई अभी तक हमने क्या किया इस पूरे चैप्टर में, जितना भी अभी पिछले 1-1.5 घंटे में पढ़ाई की है, उसमें आपको यह पता चला कि मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन एक है तो वो कायरल होगा। मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो जरूर ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दो कायरल कार्बन का अभी मैं बता दूंगा कि दो कायरल कार्बन है तो हमें क्या करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो वाले में नहीं होगा, दो वाले में भी कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की आने के बहुत चांस होते हैं,
लेकिन 2 कायरल कार्बन में एक कहीं चांस होता है कि हो सकता है मॉलिक्यूल कायरल ना हो, लेकिन एक के लिए 100% बात ट्रू है। मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली मॉलिक्यूल कायरल है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? हमने स्टीरियो आइसोमर लिखे, कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सी सपोज करते हैं एक्स है, एच वाई है और ऑक्सीजन जेड है, ये कोई मॉलिक्यूल है। इसके मैंने स्ट्रक्चर लिखे, सपोज करते हैं 5 या 4, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4। ये 4 स्ट्रक्चर मैंने इसके लिख दिए। इन 4 स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि इन चारों की बॉन्डिंग एक जैसी है, तो मैं बिल्कुल इनको बोल सकता हूं कि ये स्टीरियो आइसोमर है। 4 अलग अलग मॉलिक्यूल बनने के बावजूद भी अगर उनकी बॉन्डिंग पैटर्न सेम है तो मैंने स्टीरियो आइसोमर बोलूंगा। अभी तक मैं ऑप्टिकल नहीं बोल पाया, स्टीरियो आइसोमर बोल पाया। कोई मॉलिक्यूल गिवन है और उसके मैंने 4 स्ट्रक्चर लिख लिए और वो चारों स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग एक जैसी है, तो मैं उसको स्टीरियो आइसोमर तो कह ही सकता हूं ना। स्टीरियो आइसोमर मैंने बोल दिया। अब कंपाउंड ए लिया, उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट पास करने पर रोटेट हो गई, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 45 डिग्री। कंपाउंड बी लिया, ये सेकंड, सेम। अब ये स्टीरियो आइसोमर हो गए, टैग लगा दिया स्टीरियो आइसोमर्स। प्लेन पोलराइज लाइट पास की, रोटेट कर दिया, रोटेशन आ गया +70 डिग्री। कंपाउंड थर्ड लिया, प्लेन पोलराइज लाइट पास की, रोटेशन हो गया, रोटेशन आया -45 डिग्री, ये प्लस था। कंपाउंड 4 लिया, प्लेन पोलराइज लाइट पास की, रोटेशन आया -70 डिग्री। इन चारों के ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग पाए गए। डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनके ऑप्टिकल बिहेवियर अलग अलग होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या गलती करोगे? वो आइसोमर्स बोल दोगे, नहीं वो आइसोमर्स नहीं, वो स्टीरियो आइसोमर्स। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन कभी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकते, वो तो स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है भाई। चंडीगढ़ को यूरोप में जाके थोड़े ही ढूंढोगे, चंडीगढ़ तो भारत में है। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में थोड़े ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढूंढेंगे। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां ढूंढेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ढूंढेंगे। तो मैं डेफिनेशन कहां से शुरू करूंगा? दोज स्टीरियो आइसोमर्स। अगर ये बात मैंने बोली तो क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया जिनकी बॉन्डिंग सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिर वो अगर अब प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट शो कर रहे हैं, कैसे करेंगे शो डिफरेंट बिहेवियर? बता दिया, बस स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए सबके लिए। और अलग अलग का मैंने जानबूझ के एग्जांपल ऐसा लिया, ये भी अलग अलग है। एक अगर +45 है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफरेंट। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक, मैग्नीट्यूड सेम है, एक +45 कर रहा है, एक -45 कर रहा है। क्या डेफिनेशन मैंने दी? दोज स्टीरियो आइसोमर्स। गलत डेफिनेशन क्या है? दोज आइसोमर्स, गलत डेफिनेशन है। सबसे पहले लिखी होती है ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दोज आइसोमर्स, क्लिक राइट। क्योंकि ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट है, बस जल्दी जल्दी हाथ पैर फूले हुए हैं, सांस फूला हुआ है, कंट्रोल हो नहीं रहा है। बहुत सारे होते हैं वो नर्वस हुए रहते हैं, बहुत सारे क्या, ज्यादातर बच्चे नर्वस ही रहते हैं, कूल रह के एग्जाम नहीं दे पाते। तो ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को। बहुत सारी गलतियां एग्जाम में ऐसी होती हैं जो बस ऐसे ही हो जाती हैं, जो गलती आपको पता है कि आप अगर कूल रह के उसे कर रहे होते तो बिल्कुल ठीक करते, बस वो हाथ पैर फूले होने की वजह से कर रहे होते हो। दबाना होता है ब्रेक, दबा देते हो एक्सीलेटर, तो देख लो क्या होना है फिर ऐसे में। तो ध्यान से
करना है पेपर, बिल्कुल शांत रह करके देना है, बिल्कुल सोने के बाद, बढ़िया नींद लेने के बाद एग्जाम देना है। ये जब एग्जाम बिल्कुल जब होगा, 1-2 दिन पहले भी मैं थोड़ा सा काउंसिल कर दूंगा, प्रवचन दे दूंगा, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दोज स्टीरियोआइसोमर्स विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। और डिफरेंट होने का क्या मतलब है, एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है, एक एंटी क्लॉक कर रहा है तो भी। हाँ, एक और बात, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूर ढूंढते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स जरूर ढूंढते हैं का मतलब उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर ढूंढते हैं। एक और मेरे पास है, सी ए है, एच बी है, ओ वाई है, ओ सी है, यानी ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके मैंने 3 आइसोमर बनाए, 1 2 3। ये कंपाउंड रोटेट कर रहा है +45 डिग्री क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये -45 डिग्री रोटेट कर रहा है, और ये 0 रोटेशन कर रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर ये तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, और कंपाउंड नंबर 1 क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, कंपाउंड नंबर 2 -45 रोटेट कर रहा है, कंपाउंड नंबर 3 0 रोटेशन कर रहा है, तो भाई इससे तो बड़ा डिफरेंस ही नहीं है कोई। ये तीसरा भी स्टीरियो आइसोमर होगा। स्टीरियो आइसोमर होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव होना, 100% ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी नहीं है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में ऑल्सो भी ऑप्टिकल आइसोमर। तो दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच शोज डिफरेंट बिहेवियर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये कंपाउंड हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें ये 3 आइसोमर स्टीरियो आइसोमर बने, पहले वाला +45 रोटेट कर रहा था, दूसरे वाला -45 कर रहा था, तीसरे वाले ने किया ही नहीं रोटेट। तो क्या इनका ऑप्टिकल बिहेवियर तीनों का डिफरेंट है? डेफिनेशन देखो, यस डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तो हम इन्हें तीनों को, जिसमें कि एक ऑप्टिकल इनएक्टिव भी शामिल है, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। क्या बात पता चली, काम की बात। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एक चांस है कहीं जाकर कि यह ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। क्या डेफिनेशन है? वो स्टीरियो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ये डिफरेंट बिहेवियर ही तो है, एक +45, एक -45, एक 0। इससे ज्यादा क्या डिफरेंट होगा कि 0 ही हो गया। बस कंडीशन वो है कि ये स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, 1, 2 एंड 3 को एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है। अगर ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है फिर इन्हें निकाल दो बाहर, स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, भले ही होंगे, हमें नहीं पता ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन ये नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है। भाई पढ़ा कहाँ है, स्टीरियो आइसोमर की तो 2 फॉर्म होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। स्ट्रक्चर में थोड़ी बताओगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। ये बड़ी कॉमन की जाने वाली गलती है, ऑप्टिकल एक्टिव देखा बस क्लिक कर दिया स्टीरियो आइसोमर। ये बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, बड़ी छोटी छोटी आसान आसान, लेकिन कंसेप्ट से पढ़ने की आदत दुनिया से खत्म हो रही है धीरे धीरे। वो बस शॉर्टकट, वो मैगी का दौर है ना, बस इंस्टेंट, सारा कुछ इंस्टेंट चल रहा है, बस जल्दी से हो जाए, उसे एकदम से क्लिक बटन ऑन करो एकदम से, ये कंसेप्ट छुट जाते हैं इसमें सारी चीजें। उतने पेशेंस कहाँ से लेकर के आए। तो अब फिलहाल तो लेकिन ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है अभी। तो मैं टू द पॉइंट चीजें जो बता रहा हूं उतना कर लोगे तो भी बड़ी मदद मिलेगी। तो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बता दी। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को फर्दर, हम इनेंशोमर्स बोल सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तो हमने उसमें एनोमर्स बोले थे, वो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। हमने एपीमर बोले थे, वो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल कैटेगराइजेशन करूं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, अगर अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था उसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बता दिए थे, तो चारों थोड़े ही मिरर इमेज होंगे भाई, ज्यादा 2 हो सकते हैं, एक का मिरर इमेज एक ही तो होगा डिफरेंट। मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं कंपाउंड नंबर 1 है, कंपाउंड नंबर 2 है, कंपाउंड नंबर 3 है, कंपाउंड नंबर 4 है, ये चारों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक का मिरर इमेज एक ही तो होगा बस। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर
ऐसे भी हो सकते हैं जो मिरर इमेज नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी, वो ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, वो एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। ये दो बेसिक सी डेफिनेशंस हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। अगर इनकी हम डिटेल में जाते हैं, बहुत बारीक लेवल पर जाते हैं, हम कार्बन की बिल्कुल हेमी एसिटिलिक कार्बन को बोल दें तब हम उसे एनोमर्स बोल देते हैं। अगर हम किसी एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट शो करते हैं, तब आपको डेफिनेशन याद होगी, तब हम उसे एपिमर बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर कम से कम 4 टाइप तो पता चली गया, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन और आपके काम के नहीं है। यहां +2 में एंड नीट जेई लेवल पर आपके बस ये 4 काम के हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो एनेंटियोमर, या डायस्टीरियोमर्स, या एनोमर, या एपिमर। रादर अगर मैं इसे इलेबोरेट करूं बात को, तो जो एनोमर एंड एपिमर होते हैं वो डायस्टीरियोमर की फॉर्म होते हैं। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एनेंटियोमर जो मिरर इमेज आइसोमर होंगे, और एक डायस्टीरियोमर्स। ये डायस्टीरियोमर्स को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एनोमर और एक एपिमर। ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है अलग से। आपको एनोमर दे के पूछ लिया क्या है ये, एनोमर एक स्पेशल टाइप का डायस्टीरियोमर होता है। एपिमर क्या है? एपिमर वो ऑप्टिकल आइसोमर है, डायस्टीरियोमर तो जरूर होगा लेकिन किसी एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कुछ। एनोमर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है, एपिमर कार्बोहाइड्रेट में होता है, लेकिन ये बाकी कहीं भी हो सकते हैं। एनेंटियोमर्स जो है, डायस्टीरियोमर्स जो है, हम कहीं भी रख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है एनेंटियोमर्स की? वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो जरूर एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अगर मिरर इमेज होंगे तो एक का ऑप्टिकल रोटेशन जो है, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरे का जरूर लेवो रोटेटरी होगा, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। एक अगर +45 डिग्री रोटेट कर रहा है तो इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल मिरर वाला -45 रोटेट करेगा। सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं ये दोनों एक दूसरे से, दोनों के अल्फा की वैल्यू, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग होते हैं। बस एनेंटियोमर की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और एक खास बात इसमें काम की बात होती है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, रेफ्रैक्टिव इंडाइसिस, विस्कोसिटी, वेपर डेंसिटी, सब कुछ, डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल एक जैसे हैं एनेंटियोमर्स के। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी है, बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। एक अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ना, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक रोटेट करता है। बस एक ये वाली प्रॉपर्टी को छोड़ करके सब कुछ एक जैसा होता है। कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होने का मतलब क्या बोला जाए, कभी वर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो क्या मतलब है इसका? स्पेस में ग्रुप्स के ओरिएंटेशन अलग अलग होना मींस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होना। तो डेफिनेशन पर वापस आते हैं। एनेंटियोमर्स क्या? जो अलग अलग मिरर इमेजेस हो, नॉन सुपर इंपोजिबल हो। एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या प्लस है, तो अगर मिरर इमेज मैंने बनाया इसका, ये मिरर इमेज नेसेसरीली लेवो रोटेटरी होगा, माइनस होगा। ये डेफिनेशन आपको बतानी है इसकी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इक्वल रोटेशन करते हैं ये, मतलब एक अगर +40 कर रहा है रोटेशन, दूसरा -40 रोटेशन करेगा। ये जो मैंने लिखे हैं ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन लिखे। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटरेक्ट विद अदर कायरल मॉलिक्यूल डिफरेंटली, मतलब क्या है इस बात का? अगर मैंने एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल लिया, एक लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल लिया,
इसका किसी दूसरे कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात आ गई, लेकिन चलो फिर भी मैं बता ही देता हूं जब आई गई तो। अगर मैंने इसका किसी कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया, जिससे रिएक्शन किया एक्स कंपाउंड से, वो भी कायरल है और ये आपस में एंटियोमर हैं दोनों, तो इनके रिएक्शन के रेट्स अलग होंगे। इसका रेट अगर R1 है तो इसका रेट R2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये अंतर होता है इसमें। इंटरेक्ट विद अदर कायरल मॉलिक्यूल डिफरेंटली। डिफरेंटली का मतलब कंपाउंड डिफरेंट नहीं बनाता, डिफरेंट रेट से रिएक्ट करते हैं दो एंटियोमर्स। ये इनकी प्रॉपर्टीज का रिलेशन हो गया। अब अगर हम डायस्टीरियोमर्स की बात करते हैं, डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर भी कह सकते हो आप होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, मिरर इमेज से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन आइडेंटिकल भी नहीं होंगे। आइडेंटिकल होंगे फिर तो हम उन्हें आइसोमर ही नहीं कह सकते ना भाई। टू डायस्टीरियोमर्स आर नाइदर आइडेंटिकल नॉर मिरर इमेजेस। ऐसा कुछ मिल जाए दुनिया में कहीं, ना तो वो आइडेंटिकल हो ना मिरर इमेज हो और वो स्टीरियो आइसोमर भी हो, ये तो कंडीशन मिनिमम है ना। कभी स्ट्रक्चरल आइसोमर बना बैठो, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन बोल दो, इनमें तो बॉन्डिंग ही अलग है। स्टीरियो आइसोमर तो होना चाहिए एस्टीरियोमर को। इनमें क्या होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ जाएंगी। सॉलिबिलिटी, इनके जो डायपोल मोमेंट है अलग होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, इनकी सॉलिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, इनकी विस्कोसिटी, ये सब अलग अलग होनी चाहिए। तो ये एक मैंने बिल्कुल बेसिक सा कैटेगराइजेशन बताया। अब जो आपको इस लेवल पर प्रॉब्लम करनी है, मान लो हम छोटी छोटी आसान आसान प्रॉब्लम अगर हम करना चाहें, जस्ट मेंस लेवल तक की बात अगर हम करते हैं या नीट लेवल तक की बात करते हैं, तो काफी हद तक चीजें कवर होंगी। कुछ और चीजें जैसे एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, जैसे मीजो कंपाउंड की बात है, ये भी बड़ा काम का होता है। और इनका रिलेशन जो हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ते हुए SN1 से एंड SN2 से रिलेशन किया था, वो रिलेशन वो भी काम का है। बस ये और डिस्कस होकर के ये काम आपका पूरा हो गया। क्वेश्चंस लगाने हैं अब जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए हुए हैं मैंने। पहले अभी ये करोगे और अभी थ्योरी में थोड़ी सी और बताऊंगा, इसकी डिस्कस करूंगा। तो अभी तो हम इसको इतना कर रहे हैं। अगले सेशन में मैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है एंड उसमें जो आइसोमेरिज्म है होता है उसको डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना काफी है, इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे जो भी करना।